दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं दूसरा चैप्टर। ये वाला चैप्टर नया चैप्टर है। ये दूसरा चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे आज बहुविकल्प। जितने इंपोर्टेंट बहुविकल्प क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम पढ़ने वाले शॉर्ट क्वेश्चन, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 1 है, पहले दूसरे चैप्टर का। इसमें हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? यानी इसमें जब कह रहे हैं, जब जाइगोट बन जाता है, निषेचन के बाद में जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है। जाइगोट जो बनता है वो मतलब 2 से 3 दिन बाद क्या होता है? 2 से 3 दिन बाद क्या यहाँ पर मतलब यहाँ पर गर्भाशय में आकर अंतरोप, यहाँ पर आकर मतलब अंतरोप इसमें मतलब चिपक जाता है। यहाँ पर निश्चन होता है इसका। निश्चन होने के बाद में 2-3 दिन बाद यहाँ पे आकर ये अंतरोप होता है इसका। तो जब यहाँ पे अंतरोप होता है इसका, तो वो किस अवस्था में होता है? मोरुला अवस्था में होता है, ब्लास्टोसिस्ट में होता है, गैस्ट्रो होता है, फिर न्यूरुल होता है। तो इसमें पूछा गया कि जब जिस टाइम पर इस गर्भाशय में जब यहाँ पर जो वो जाइगोट होता है, भ्रूण होता है, भ्रूण यहाँ पर जब अंतरोप होता है, यहाँ पर चिपकता है, तो उस समय उसकी कौन सी कोश की अवस्था होती है? तो वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ब्लास्टोसिस्ट। उस समय जब वो होता है, जब इसका भ्रूण का अंतरोप होता है, जब इसका अंतरोपण होता है, तो उस समय पर ब्लास्टोसिस्ट अवस्था होती है भ्रूण की। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किससे होता है? मतलब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि मतलब कौन सा वाला क्वेश्चन, कौन सा आंसर इसमें सही है। नहीं, इसमें टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका कौन स्रावन करता है इसमें? तो यहाँ पे सोली नहीं, सर्टोली होता है। यहाँ पे ये सर्टोली यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन गलत है। पहले तो ये अधिप्रेषण से होता है, या फिर जनन कोष के द्वारा होता है, फिर लीडिंग कोष के द्वारा होता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, इसका स्रावन होता है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं नर्जनल सेल में, जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा इसका क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। तो यहाँ पर कौन सा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन लीडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, स्त्रियों में आर्तव चक्र, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है स्त्रियों में, ये एमसी, यानी इसको शॉर्ट में कहते हैं एमसी। ये सामान्यतः होता है कितने दिन का होता है? इसमें पूछ रहे हैं स्त्रियों में आर्तव चक्र होता है, ये कितने दिन का होता है? 10 से 11 दिन का होता है, 28 से 29 दिन का होता है, फिर 25 से 26 दिन का होता है, फिर 17 दिन का होता है। तो इसमें ये बताना है कि कितने दिन का होता है। तो यहाँ पे बेसिक तो होता है मतलब 28 से 29 दिन का होता है। कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाने की वजह से 42 दिन का भी हो जाता है, और कम में भी हो जाता है। कभी कभी कुछ समस्या मतलब हो जाती है, अगर स्त्रियों को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें इसका समय कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। वैसे सामान्यतः होता है 28 से 29 दिन का होता है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, नर जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं? जो नर जनन तंत्र होता है उसमें कितने वृषण पाए जाते हैं? जो नर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कितने वृषण पाए जाते हैं, ये पूछा गया है। तो आपको पता होगा इसमें 2 पाए जाते हैं। तो इसमें एक नहीं होता है और एक जोड़ा होता है। न 2 होते हैं, न 2 जोड़े होते हैं, 3 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? मात्र 1 जोड़ी होते हैं। मतलब इनकी संख्या होती है 2। संख्या इनकी कितनी होती है? 2 संख्या होती है। अब बात करें, अगर बात करें मादा में अंडाशय कितने होते हैं? मादा में अंडाशय कितने होते हैं? मादा में अंडाशय की संख्या, अंडाशय की संख्या, तो वो भी कितना होता है? 1 जोड़ी होता है। कितने होते हैं? वो भी कितने होते हैं? 1 जोड़ी। वो भी 1 पेयर होते हैं। यानी उनकी संख्या कितनी होती है? 2 संख्या होती है उनकी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो जंतु बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी जो जंतु बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे इंसान हो गए और मतलब जानवर हो गए, वो सब क्या होते हैं? वो मतलब उन्हें क्या कहते हैं? जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? और जो अंडों को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो अंडों को जन्म देते हैं, जो अंडे देते हैं, जो जंतु अंडे देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जो जंतु बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? और जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें तो कहते हैं जरायुज। जो देते हैं बच्चों को जन्म उन्हें कहते हैं जरायुज। और जो देते हैं अंडों, जो जंतु अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं अंडयुज। उन्हें क्या कहते हैं? अंडयुज कहते हैं उन्हें।
उन्हें कहते हैं अंडयूज। ये बात हमें ध्यान रखनी है। जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं जरायुज, और जो अंडो अंडू देते हैं उन्हें कहते हैं अंडयूज। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, मानव में स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स होते हैं उनमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी स्पर्म कोशिका होती है उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये पूछा गया है इसमें। तो स्पर्म जो कोशिका होती है उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं 23 गुणसूत्र। कितने? 23, क्योंकि ये टू एंड सिंगल लाइन होती है, यानी ये अगुणित होती है। ये कैसी होती है? ये होती है अगुणित। ये स्पर्मेटिड जो होती है ये होती है अगुणित, ये अगुणित होती है, यानी कि ये होती सिंगल लाइन होती है। तो अगर अब टू एन में होते हैं 46, टू एन में होते हैं 46, और तो सिंगल लाइन में कितने होंगे? इसमें होंगे 23। तो यहाँ पे कितने होते हैं? मात्र 23 होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छठे नंबर का ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 23 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉपर ग्रंथि का स्राव क्या कार्य करता है? कॉपर ग्रंथि का स्राव क्या कार्य करता है? तो उसमें कॉपर ग्रंथि का काम पूछा गया है। कॉपर ग्रंथि क्या होती है? मैं आपको पहले बताऊं, कॉपर ग्रंथि पाइक में जाती है, नरों में पाई जाती है, फिर मादा में। तो ये पाई जाती है नरों में। ये क्या होती है? ये मेल में पाई जाती है। कॉपर ग्रंथि पाई जाती है मेल में। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो अम्लीयता हो जाती है जैसे पेनिस में, जो सिस्टम में क्या होती है? अम्लीयता हो जाती है। उस सिस्टम में इस अम्लीयता के लिए क्या करता है? कम करता है। ये अम्लीयता के लिए क्या करता है? उदासीन करता है। कम नहीं, उदासीन कर देता है, मतलब उसके लिए, ताकि शुक्राणु का जो मतलब शुक्राणु जब योनि में जाते हैं तो उस टाइम पे क्या मतलब शुक्राणु नष्ट नहीं होते हैं, उसी के लिए कॉपर ग्रंथि उसके लिए अम्लीयता के लिए कम कर देती है, इसीलिए। उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कौन सी ग्रंथि केवल नर में होती है? तो उसमें बात करते हैं वह कौन सी ग्रंथि, इन चारों में से कौन सी ग्रंथि जो केवल नर में पाई जाती है, मादा में नहीं पाई जाती? तो वो क्या है? कॉपर ग्रंथि है। जो अभी मैंने आपके लिए बताया कि कॉपर ग्रंथि होती है किसमें पाई जाती है? मेल में पाई जाती है। और मेल में पाई जाती है, उससे क्या कहते हैं? कॉपर ग्रंथि कहते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा ए। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ए। ए जो कॉपर ग्रंथि है केवल नरों में पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, अंडाशय में ऊसाइड, अंडाशय से ऊसाइड निकलने को क्या कहते हैं? जब अंडाशय होता है जब अंडाशय से ऊसाइड जब निकलते हैं तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? ये पूछा गया यहाँ पे। तो उसे क्या कहते हैं? प्रसव। प्रसव तो कह नहीं सकते। प्रसव होता है डिलीवरी, जिस टाइम पे बच्चे को जन्म होता है उस टाइम मतलब प्रसव कहते हैं। रोपण भी नहीं होता है। इसके बाद गर्भावधि नहीं होती। गर्भावधि तो क्या होती है? ये तो प्रेगनेंसी के लिए हिंदी में गर्भावधि कहते हैं। जैसे कोई प्रेग्नेंट है तो उसके लिए क्या है? वो गर्भवती होती है, वो भी नहीं है। यहाँ पे होता है अंडोत्सर्ग, यानी क्या? अंडाशय से ऊसाइड का निकलने को कहते हैं अंडोत्सर्ग। तो इसमें सही ऑप्शन डी हो जाएगा कि अंडोत्सर्ग के लिए क्या कहते हैं? अंडाशय से ऊसाइड के निकलने के लिए कहते हैं अंडोत्सर्ग। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु संरचना ये है क्या? शुक्राणु, ये है शुक्राणु, ये है शुक्राणु, ये शुक्राणु संरचना है। अब इसमें पूछा गया है कि मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कहां पर पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाई जाती है? देखो, ये तो इसका हो गया पूंछ भाग, ये टेल है तो ये तो होगी पूंछ। यहां से लेके यहां तक क्या होगी? ये तो होगी पूंछ, ये तो होगी पूंछ। अब इसका बात करते हैं, ये यहां से लेके यहां तक का जो भाग है ये होता है मध्य भाग, ये होता है मध्य भाग, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक का ये होता है क्या? ये होता है सिर। ये क्या होता है? सिर। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो गर्दन होती है यहाँ पे, अपन लोग यहाँ पे गर्दन होती है, तो यहाँ पे इसमें शुक्राणु में क्या होती है? गर्दन होती है, इसे कहते हैं नेक। इसे कहते हैं नेक, यानी होती गर्दन। यहाँ पर होता है गर्दन ये। इसके बाद बात करते हैं इसमें सबसे लास्ट में ये दिख रहा है आपको नोक। इस नोक के अंदर पाया जाता है एक्रोसोम। ये होता है एक्रोसोम, यहाँ पे लिखा हुआ भी है एक्रोसोम। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कहां पर पाई जाती है? इस पूरे शुक्राणु के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस भाग में पाई जाती है। कहां पर? जो आपको इतना भाग दिख रहा है, इस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। यहां से लेके इतने भाग में माइटोकॉन्ड्रिया, ये कौन सा भाग है? तो मध्य भाग है। तो इसमें कहां पर होगा? मध्य भाग में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। मध्य भाग में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया मध्य भाग में पाया जाता है। तो उसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सुक्रिय प्रद्रव्य जो सेमिनल प्लाज्मा होता है, जो वीर का द्रव्य भाग होता है, ये
किसके योगदान से बनता है? जो सेमिनल प्लाज्मा होता है, यानी जो सुक्रिय द्रव्य होता है, जो मतलब वीर्य होता है, उसमें सेमिनल प्लाज्मा जो जो सेमिनल प्लाज्मा होता है वो किसके द्वारा मतलब किसके योगदान से बनता है? तो इन चारों में से किसके योगदान से बनता है, ये पूछा गया है। तो इसमें क्या है, देखो शुक्राशय, शुक्राशय क्या होती है? ये भी ग्रंथि होती है, इससे इसके द्वारा बनता है। प्रोटेस्ट ग्रंथि, ये भी ग्रंथि होती है, इसके द्वारा भी बनता है। अब बात करते हैं बल्ब विरोधी ग्रंथि, ये जो है ये भी क्या है, इसके द्वारा भी निर्माण होता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें तीनों ऑप्शन सही है, केवल ये वाला ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा? पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, यानी यहाँ पर कितने, यहाँ पर चार ऑप्शन, ये तीन ऑप्शन है, ये एक, दूसरा और चौथा, इन चारों से तीनों तीनों ग्रंथियों से मिलकर क्या बनता है? ये सेमिनल प्लाज्मा बनता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है मानव ऋतुस्राव चक्र, यानी मानव ऋतुस्राव होता है, मेस्ट्रुअल साइकिल होती है, इसमें अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? यानी अंडे का उत्सर्जन होता है, वो किस दिन होता है? 5वें दिन, चक्र के पहले दिन, या 14वें दिन, या फिर 28वें दिन? वह कौन सा दिन है? मतलब पूरे मतलब एक दिन पहले पहले दिन से लेके 28 दिन का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो कौन से दिन होता है? कौन से दिन होता है अंडोत्सर्ग, ये पूछा गया है। तो वो सबसे बीच में होता है, चक्र के 14वें दिन होता है। अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? चक्र में 14वें दिन, चक्र के 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन है प्लेसेंटा, यानी इसमें अपरा, अपरा का क्या काम है? अपरा का क्या क्या काम है, ये पूछा गया है। अपरा हमने पहले पे चैप्टर में पढ़ा था, वो अपरा था जो मतलब बियॉन्ड के लिए क्या कर रहा था? पोषण प्रदान कर रहा था। यहाँ पर अपरा के काम है वो यहाँ पर बताया। तो अपरा क्या होता है? ये भ्रूण को ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, भ्रूण को पोषण भी प्रदान करता है, भ्रूण के उत्सर्गी पदार्थों का निष्कासन भी करता है। यानी इसमें सभी ऑप्शन सही है, इसमें सभी ऑप्शन सही है, क्योंकि जब भ्रूण अंदर होता है, माँ के पेट में होता है, तो उस समय जितने उत्सर्गी पदार्थ होते हैं उनके लिए भी निष्कासन में काम करता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा द्वारा क्या? प्लेसेंटा बच्चे और माँ के जुड़े हुए होते हैं, दोनों लोग प्लेसेंटा द्वारा इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। ये माँ, ये गर्भाशय होता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये बच्चा जुड़ा हुआ होता है, ये होता है प्लेसेंटा, इस प्लेसेंटा द्वारा होता है। तो इससे जितने भी ऑक्सीजन जाती है वहां से बच्चे जो भ्रूण में जाती है, जो फीमेल से भ्रूण में जाती है, ऑक्सीजन की पूर्ति भी करता है, फिर भ्रूण को पोषण भी प्रदान नहीं करता है, और जितने भी उत्सर्गी पदार्थ बनते हैं वो भी प्लेसेंटा द्वारा ही बाहर निकलते हैं। इसीलिए ये सभी ऑप्शन क्या हो गए? ये सभी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये सभी, यानी ये सभी काम करता है प्लेसेंटा। अपरा होता है वो सभी काम करता है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है निम्न में से कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है, यानी कि जो नर ग्रंथि है वह कौन सी नहीं है? इनमें से पूछा गया है, इन चारों में से कौन सी ग्रंथि है नर ग्रंथि नहीं है? तो इसमें कौन सी ग्रंथि नहीं है, पहले मैं आपको बताऊं कि मतलब कौन सी नहीं है। तो इसमें ये शुक्राशय है, शुक्राशय भी क्या है? ये भी नर ग्रंथि है। प्रोटेस्ट है, ये भी नर ग्रंथि है। और जो बल्ब यूरेथ्रिक ग्रंथि है, ये भी क्या है? ये भी नर ग्रंथि है। इसमें है कौन सी नहीं? ये नहीं है तुम्बिका, तो तुम्बिका है, ये क्या नहीं है? ये नर ग्रंथि नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जो तुम्बिका है ये नर ग्रंथि नहीं है। तुम्बिका का मैं आपके लिए चित्र दिखाता हूँ। तुम्बिका का चित्र कौन सा है? देखो ये जो आपके लिए ये दिख रहा है, ये क्या है? ये फेलोपियन ट्यूब है। ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब है। ये है फेलोपियन ट्यूब है। ये वाली पूरी क्या है? ये फेलोपियन ट्यूब है। इसमें क्या है? यहाँ ये तो झिल्ली है, और ये यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, ये होता है तुम्बिका भाग। इसे क्या कहते हैं? तुम्बिका, इसे कहते हैं एम्पुला, इसे कहते हैं तुम्बिका, तुम्बिका या फिर एम्पुला भाग। ये क्या है? ये तो एम्पुला भाग है, या क्या है? तुम्बिका है। तो इसी में ये क्या है? ये तो फीमेल से रिलेटेड है। ये क्या है? ये तो फीमेल से रिलेटेड है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन हो जाएगा वो गलत, और ये वाला हो जाएगा सही। और बकाया ये क्या है? तो इसमें ये बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसीलिए ये बी ऑप्शन गलत है। इसका बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। तो 15 क्वेश्चन दिया है इसमें, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, जो मनुष्य होते हैं उनमें संतान का लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, ये पूछा गया है। तो मैं अभी आपको बताऊं, देखो जो नर होते हैं, नर नर और ये मादा, नर में तो पाए जाते हैं एक्स वाई दोनों, ठीक, और मादा में पाए जाते हैं क्या? मादा में केवल एक्स एक्स पाए जाते हैं। नर में एक्स वाई दोनों पाए जाते हैं, और मादा में क्या होता है? मादा में होता है एक्स एक्स केवल। तो इसमें देखो यहाँ पे अब इनका हुआ क्रॉस, जब इनका क्रॉस होता है तो क्या होता है? इधर से वाई आता है, इधर से आता है एक्स, तो यहाँ पे बनता है एक्स वाई, ठीक है। इधर से आता है वाई और इधर से आता है एक्स, तब क्या बनता है? यहाँ पर भी एक्स वाई बनता है। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी, इधर से आता है एक्स और इधर से आता है एक्स, तो यहाँ पर एक्स एक्स बनते हैं।
इसका इधर से आता है एक्स और यहाँ से भी आता है एक्स, तो यहाँ पर भी क्या बनता है, यहाँ पर एक्स एक्स बन जाते हैं। यानी कि अब देखो, अब इधर ये जो है ये गुणसूत्र है, ये है गुणसूत्र एक्स वाई गुणसूत्र, एक्स 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 गुणसूत्र, और ये अब ये बने हैं ये चार संतति बनी है। अब चारों में आप देखिए, यहाँ पर ये संतति आपको दिख रही है एक्स वाई गुणसूत्र वाली, ये क्या है, ये है लड़का, ये क्या है, ये है लड़का, ये है लड़का, और ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, और यहाँ पे ये है लड़की, ये क्या है, ये है लड़की, ये भी लड़की, ये भी लड़की है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इधर से बाई गुणसूत्र आया है, यानी इसके पास तो केवल एक्स है, ये तो इसको भी एक्स देता है, इन्हें भी एक्स देती है, मतलब माता जो होती है वो लड़कों को भी अपना एक्स गुणसूत्र देती है और लड़कियों भी एक्स गुणसूत्र देती है। ये केवल पिता पे ये डिपेंड करता है, केवल पिता पे डिपेंड करता है कि उसने मतलब अपनी संतति के लिए कौन सा गुणसूत्र दिया है। जब पिता से एक्स गुणसूत्र आएगा तो बाई गुणसूत्र आएगा तो बनेगा लड़का, अगर पिता से बाई गुणसूत्र आएगा तो क्या होती है, तो लड़की का जन्म होता है। तो इसी प्रकार से इस पिता पे निर्भर करता है कि मतलब कौन लड़की होगी या लड़का होगा। तो यहाँ पे हम इसका ऑप्शन सही होगा डी, डी ऑप्शन सही होगा कि पिता के लिंग गुणसूत्र से पता चलता है कि ये मतलब संतति क्या है, लड़का है या फिर लड़की है। तो यहाँ पे मतलब पूरा श्रेय किसको जाता है, पिता के लिए जाता है, पिता के द्वारा ही मालूम पड़ता है कि मतलब संतान जो है वो लड़की है लड़का है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया है स्त्री में अंडे का निषेचन होता है। तो स्त्री होती है यानी जो मादा होती है उनमें अंडे का निषेचन कहाँ होता है, ये पूछा गया है। तो इसमें मैं आपको बताऊं, स्त्री के जैसे यहाँ से अंडोत्सर्ग होता है, तो यहाँ से क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। देखो ये अंडाशय है, ये क्या है, ये है अंडाशय, ये है अंडाशय, और अंडाशय से होता है अंडे का उत्सर्जन, यानी अंडे का उत्सर्जन होता है यहाँ से, उस साइड का उत्सर्जन होता है, उस साइड इसमें निकल के इसमें जाते हैं, फिर यहाँ से आते 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 यहाँ पे इसका स्टोरेज हो जाता है। यहाँ पर अंडाशय जो अंडाणु होता है उसका यहाँ पे होता है स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद में जब जब क्या होता है, जब मतलब जब मैथुन क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, मतलब शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु आते हैं इस तुमिका सॉरी इस फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद में यहीं पर फैलोपियन ट्यूब आने के बाद यहीं पे शुक्राणु का और मतलब शुक्राणु का अंडाणु का होता है निषेचन। तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है यानी इसे कहते हैं फैलोपियन नलिका, ये इस अंडवाहिनी इसे कहते हैं अंडवाहिनी कहते हैं। तो इस फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, स्त्री के अंडे का निषेचन होता है। इसी फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, अंडे का निषेचन होता है, स्त्री के अंडे का निषेचन होता है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा, फैलोपियन नलिका में अंडे का निषेचन होता है। गर्भाशय में नहीं होता है और ना अंडाशय में होता है ना योनि में होता है। इसका सही ऑप्शन आएगा डी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अब आ गए जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ये कौन से, ये क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जो मानव होते हैं उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है पूछी गई। मानव में कितने होते हैं, 23 गुणसूत्र, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अब 23 जोड़ी को 2 से गुणा कर देंगे तो कितने होगा, 46 होगा। यानी कि मानव में कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और 23 जोड़ी होता है। अगर जोड़ी में पूछेगा तो होंगे 23, और ये अगर उनकी संख्या पूछेगा तो कितने होंगे, तो होंगे 46। इसके बाद बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम बताइए। तो शुक्राणु जो कोशिकाएं पोषण प्रदान करती है उन्हें कहते हैं सर्टोली कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, बहुत ही सर्टोली कोशिकाएं, बहुत ही सर्टोली कोशिकाएं। अब इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्त्री जनन तंत्र के अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग कौन सा है। तो मैंने अभी आपको बताया था जो अंडोत्सर्ग होता है तो उसका जो अंडे के लिए जो संरक्षण करता है, जो संग्रह करता है, जो स्टोरेज करता है, वो कौन सा भाग होता है, वो होता है एम्पला भाग। यानी ये होता है एम्पला भाग, यानी इसे क्या कहते हैं, डिम्ब वाहिनी, सॉरी एम्पला नहीं, एम्पला में क्या होता है, निश्चित होता है। ये यहाँ से यहाँ तक की क्या है, ये फैलोपियन नलिका। तो फैलोपियन नलिका में क्या होता है, इसका संग्रह होता है, मतलब अंडाणु संग्रह होता है फैलोपियन नलिका। तो इसमें ये आंसर लिखा हुआ है स्त्री जनन तंत्र में, स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के बाद, स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग कौन सा है, डिम्ब वाहिनी। डिम्ब वाहिनी कहते हैं फैलोपियन नलिका, इसी कहते हैं फैलोपियन नलिका, या फिर अंडवाहिनी, डिम्ब वाहिनी, कुछ भी कह सकते हैं। अंडवाहिनी कहें या फिर डिम्ब वाहिनी कहें या फैलोपियन नलिका कहें, तो इसमें इसका स्टोरेज होता है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्यों, इसमें कारण, क्यों वृषण उदर गुहा से बाहर होते हैं। यानी जो वृषण होते हैं
जो मेल में वृषण होते हैं वो उदर गुहा से बाहर क्यों होते हैं, ये पूछा गया है। तो मैं आपको बताऊं, जो मतलब आपको पता होगा, जो अंडाणु होते, सॉरी, जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, यानी किसमें होता है, वृषण में होता है शुक्राणु का निर्माण। और शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के टेम्परेचर से, यानी जो शरीर का टेम्परेचर है, शरीर के टेम्परेचर से कितना, 2 से लेके 2.5 सेल्सियस, 2 से लेकर 2.5 सेल्सियस तापमान कम होगा, तभी क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा। तो इसीलिए मतलब कम तापमान के कारण, कम तापमान होने के लिए वह किससे, मतलब ये उदर गुहा से बाहर की ओर, उदर गुहा से बाहर की ओर होते हैं दर्शन। तो हम बात करते हैं शुक्राणु के प्रपक्कन के लिए, किसके लिए, शुक्राणु के परिपक्वन के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो शुक्राणु का परिपक्वन होता है, नहीं जो बनते हैं, उसके लिए क्या होता है, कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो कम तापमान की आवश्यकता होती है, और इसीलिए इसीलिए और इसीलिए क्या होता है, इसीलिए वृषण कोष का तापमान उधर वहां से 2 से 2.5 सेंटीमीटर कम होता है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर कम होता है। इसीलिए क्या होते हैं, ये बाहर की ओर होते हैं, इसी कारण ये बाहर की ओर होते हैं, 2 से 2.5 सेंटीमीटर कम होता है। इसीलिए इसी कारण जो वृषण होते हैं, वृषण उदर गुहा से बाहर होते हैं। उदर गुहा से बाहर होते हैं। यही इसका मेन कारण है, क्योंकि उदर गुहा का जो तापमान होता है वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर कम होता है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति में जो मानव होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में गर्भावस्था की जांच की जाती है। यानी इसमें पूछा गया यूरिन में वह कौन सा हार्मोन होता है जिसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है, यह पता चलता है कि मतलब महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो वो हार्मोन होता है HCG। इसे कहते हैं ह्यूमन क्रोनिक गोनोट्रोपिन हार्मोन, यानी गोनोट्रोपिन हार्मोन। तो ये कौन सा हार्मोन होता है, HCG हार्मोन होता है, ठीक है, ह्यूमन क्रोनिक गोनोट्रोपिन हार्मोन। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें है, अगला क्वेश्चन है आर्तव चक्र क्या है। तो उसमें पूछा गया आर्तव चक्र है वो है क्या, नहीं पूरे आर्तव चक्र के बारे में पूछा गया है। तो मैं आपको बताऊं जो होता है क्या, ये जो मतलब फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल का जनन तंत्र है, इस जनन तंत्र में होने वाले परिवर्तन, बार बार परिवर्तन, जैसे जैसे क्या है, ये है अंडाणु, इसमें अंडाशय, फैलोपियन नलिका और गर्भाशय, और इसमें हार्मोन, इनमें होने वाले चक्रीय परिवर्तन, जो बार बार परिवर्तन हो, से अंडे का उत्सर्जन होना, फिर फैलोपियन में आना, फिर उसके बाद इसमें हार्मोन का अगर निषेचन ना हो तो अंडाशय बाहर निकल आता है। फिर ये जो होती है परत होती है, गर्भाशय भित्ति होती है, इसका टूटना, इसके द्वारा ब्लीडिंग होना, इन सब परिवर्तन को बार बार इसी चक्र को होना, यानी महीने में बार बार इस चक्र को होना, इसी क्या कहते हैं, आर्तव चक्र कहते हैं। तो इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, आर्तव चक्र क्या है, स्त्री के जननपथ मुख्यतः गर्भाशय, फैलोपियन नलिका, प्राथमिक जनन अंग अंडाशय है, तथा हार्मोन स्तर में होने वाले चक्रीय परिवर्तन, जो हार्मोन होते हैं और हार्मोन होते हैं, इन सब में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को कहते हैं, माहवारी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, या कहते हैं आर्तव चक्र, या कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी क्या कहते हैं, इसके लिए शॉर्ट में कहते हैं MC। इन सब इसी को क्या कहते हैं, आर्तव चक्र कहते हैं, बार बार होने वाले परिवर्तन के लिए इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणु के लिए पोषण प्रदान करती है। यह क्वेश्चन एक बार पीछे रिपोर्ट हो चुका है कि वह कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें जो शुक्राणु के लिए पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। तो वो कौन सी कोशिकाएं होती है, वो होती है सर्टोली कोशिकाएं। वो कौन सी कोशिकाएं होती है, सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। तो जो शुक्राणु के लिए पोषण का निर्माण करती हैं उन्हें कहते हैं सर्टोली कोशिकाएं। इसके बाद नहीं, बस इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार फिर से वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल है थोड़ा सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।